चलिए लिखिए सेक्शन 28 दैट इज चार्जिंग सेक्शन। यही वो सेक्शन है जो इनकम टैक्स मतलब जो आपका अलाउ करा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स को कि वो आपके ऊपर इसके ऊपर टैक्स ले सके। ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स लेने का अधिकार इस सेक्शन ने ही दिया है। बहुत लंबा है ये बट लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए चार्जिंग सेक्शन में मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए मेरे साथ लिखिए following income shall be taxable under the head PGBP। PGBP में ये सारे के सारे आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। क्या क्या लिखिए सबसे पहले एनी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। जी हाँ, एनी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। नंबर 2 लिखिए, पहले वही हर बार की तरह पहले लिख लेते हैं सारा फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट लिखिए एकदम स्पीड स्पीड। दूसरा लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। नेक्स्ट लिखिए कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। कैश कंपनसेटरी सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक BACK ड्यूटी ड्रॉबैक। नेक्स्ट लिख लीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। जिसे हम कहते हैं DEPB शॉर्टकट में, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट DFRC। पांचवा लिखिए एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। 6 नंबर लिखिए एनी गिफ्ट और बेनिफिट और परक्विजिट्स। एनी गिफ्ट बेनिफिट और परक्विजाइट arising due to business or profession। ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। नंबर 7 लिखिए एनी इंटरेस्ट सैलरी। एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन। बोनस कमीशन received by partner
partner from partnership firm, from partnership firm to the extent allowed under section 40B to firm. नेक्स्ट लिखिए नॉन compete fees. Non compete fees, that is not carrying out any activity, not carrying out any activity, not carrying out any activity in relation to any business or profession, any business or profession, any business or profession, or not sharing any know-how, comma patent, comma copyright, comma trademark, etc. Trademark, etc. Next, income derived by trade profit. Income derived by trade, comma professional or similar association, professional or similar association from specific service, performed for its members, perform for its member. Then fair market value of inventory, fair market value of inventory, fair market value of inventory as on date, as on date, as on date on which it is converted into, it is converted into capital assets, capital assets. Fair market value of inventory as on date on which it is converted into capital asset. 11 नंबर लिखिए any compensation or other payment, any compensation or other payment due, or other payment due to or received by, due to or received by any person, comma at or in connection with the termination, or modification of the terms and conditions, of the terms and conditions of
any contract relating to his business, and the last one is sale of asset whose whole cost is allowed as deduction, deduction is allowed as deduction. चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे देखेंगे। लिख लेने के बाद प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आप लोग का हो गया है। सर लिखिए। ओके हो गया सर। ठीक है भाई, ठीक है, आपकी बातें मैंने सुन ली। तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन 28। यहां पर जितनी बातें दी गई हैं उन सारे जगहों से अगर आपको पैसे मिले, आपकी इनकम हो, तो हम कहेंगे ये कि वो इनकम के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है एनी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। जी हाँ, एनी प्रॉफिट, अगर 1 रुपए भी आया ना, वो प्रॉफिट भी आपका टैक्सेबल है। कहां से आया? एनी बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी हो। देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना कि बिजनेस चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि चाहे बिजनेस लीगल हो चाहे इलीगल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वही चीज यहां पर बोला गया है कि आप अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करो, जो आपका बिजनेस हो या जो आपका प्रोफेशन हो, तो भैया हम उससे, उस पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोफेशन से जनरेटेड जो भी आपका प्रॉफिट या गेन होगा, उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। समझ में आ गया? अब वो चाहे बिजनेस कैसा भी हो, वो चाहे बिजनेस कैसा भी हो, चाहे आप खुद चला रहे हो बिजनेस, चाहे आप अपने एजेंट के थ्रू चलवा रहे हो। ठीक है, ऐसे भी होता है ना। मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है जो मैं खुद नहीं चला रहा, मैंने सेटअप कर दिया उसको और मैंने एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया कि भैया ठीक है तुम इसको चलाओ। तो आपका बिजनेस अगर किसी एजेंट के थ्रू भी ऑपरेट हो रहा है तो उसके लिए टैक्सेबल आप ही होगे, आपको ही उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब बिजनेस चाहे आपका इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंडिया वाले हो और आपका जो बिजनेस जो भी है वो इंडिया में है और बाहर में, और पैसे आपका इंडिया में आप मिल रहा है आपको, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब इसमें साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर आपका कैजुअल इनकम भी हुआ, मतलब क्या, कोई एक बार भी अगर उस पर्टिकुलर जगह से पैसे मिल गए, तो भी वो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। समझ में आया आपको? मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक दुकान खोली, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दुकान खोली, न्यू शॉप। कब खोली पता आपको? मार्च 2020, 20 मार्च 2020, एकदम न्यू शॉप। पूरा एक दिन मैंने सेल किया, दुकान खोला और सेल किया। कितने का सेल किया? मान लो मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा और इससे मैंने पैसे कमाए भी। कितने कमाए? 10,000 फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद से हो गया कोरोना का आतंक, हो गया बिजनेस लॉकडाउन। अब बिजनेस नया नया खोला था,
पैसे उधार में लेकर आए थे मैंने दुकान खोलने के लिए, सामान सब उधारी में लेकर आया था, स्टाफ लोग को रखा था, सब कुछ था, मतलब मैं एक प्रकार से नेगेटिव में चल रहा था पैसों के मामले में। सोचा था बिजनेस चलेगा, पैसे आएंगे, सबके पैसे चुका दूंगा, सबको सैलरी दे दूंगा, दुकान का भाड़ा पे कर दूंगा, बिजली का भाड़ा पे कर दूंगा और सब कुछ पे करके अपने पास प्रॉफिट भी ले लूंगा, ये उम्मीद लेकर मैं दुकान खोला था। बट होनी को कौन डाल सकता है? इस लॉकडाउन की ऐसी की तैसी सारा सत्यानाश कर दिया इसने। पता है इसने क्या किया? सारा सत्यानाश, सब बर्बाद करके रख दिया। मतलब अब हाथ में पैसा नहीं है, दुकान बंद पड़ी है, स्टाफ को सैलरी देनी है, स्टाफ लोग को खाना खिलाना है, बिजली का भाड़ा पे करना है, दुकान का रेंट पे करना है, जिससे उधार में सामान लेकर आया था उसको पैसे देने थे। तो इतनी गंदी हालत हो गई कि भैया ये बिजनेस सिर्फ एक ही दिन खुला था और कसम कोविड-19 की बिजनेस बंद हो गया। ये 2 से 3 महीने के अंदर ही इतना गंदा हालत हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, शॉप क्लोज्ड। एक ही दिन खुला था, सिर्फ एक दिन खुला था और दुकान बंद। अब इनकम टैक्स वाले आ गए, बोलते हैं भैया आपने तो बिजनेस किया, लाओ इनकम टैक्स दो। मैंने कहा भैया क्या मजाक कर रहे हो? एक ही दिन कोई दुकान खोला था, दूसरे उसके बाद दुकान बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, तो भैया कैसा बिजनेस, कैसे इनकम, कैसा टैक्स? तो उन्होंने कहा ना 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 ना। हमने चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा है? हमने लिखा है एनी प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस। आपने जो एक दिन का भी बिजनेस किया ना, वो आपका बिजनेस कहलाएगा। आपने उसे पैसे कमाए ना, कितना प्रॉफिट कमाया? 1 लाख का माल बेचे, 10,000 प्रॉफिट कमाया ना, वो हमारी नजर तो उन 10,000 रुपए के ऊपर है। आपने कमाया ना, हमको भी चाहिए। आप कैसे दो, आपकी टेंशन। चार्जिंग सेक्शन 28 कहता है एनी बिजनेस से एनी प्रॉफिट या एनी गेन। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो कैजुअल इनकम भी हो, सिर्फ एक बार भी इवेंट हो गया हो और आपने पैसे कमा लिए हो, तो भैया इनकम टैक्स की नजरों में हम तो उसको भी बिजनेस मानेंगे और टैक्स आपसे ले लेंगे। बात खत्म। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ये जो है ये आपका एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में आता है। ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव से रिलेटेड है। मतलब अगर आप फॉरेन में ट्रेड करते हो, इंडिया का माल बाहर भेजते हो, आपको बहुत सारा गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, ये उससे रिलेटेड है। तो इन सब आइटम को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको ये सब चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है, आप गूगल करके इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। बट हम ये बता रहे हैं कि अगर इन चीजों से भी, मतलब पॉइंट नंबर 2, 3, 4 इन चीजों से भी अगर आपको कुछ गेन हो, कोई फायदा हो, तो उसको हम बिजनेस इनकम ही मानेंगे, क्योंकि सारा का सारा आपके बिजनेस से ही रिलेटेड है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नंबर 5, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इनकम में। इनकम में हमने पढ़ा था कि अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल रहा है तो आपका इनकम होगा। और वो जो इनकम हमने वहां पर पढ़ा था ना, वही इनकम आज यहाँ पर हमको बता रही है कि वो इनकम अगर आपको मिले तो पीजीबीपी वाले हेड में टैक्सेबल होगा। देखिए एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो आपका इस बिजनेस में टैक्सेबल होगा। उसके बाद एनी गिफ्ट, बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये क्या है? देखिए आपने सुना होगा बहुत बार कि ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर, इस डॉक्टर के पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आए, जिसे हम कहते हैं एमआर शॉर्टकट में। इन एमआर को ये जिस कंपनी में है, फॉर एग्जांपल हम एक मेडिकल कंपनी का नाम लेते हैं, बताइए कोई भी एक मेडिकल कंपनी, फॉर एग्जांपल बताओ यार, कोई तो बताओ, लेट्स सपोज डाबर, चलो देसी, ठीक है? डाबर कंपनी वाले अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भैया मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए ले रहा हूं। इस वीडियो का और आपका मेरा कोई भी प्रमोशन का डील नहीं हुआ है। हाँ जी, तो सुनिए, अरे बताना जरूरी है, पता नहीं कल कौन कोई केस ठोक दे। हाँ, तो डाबर कंपनी ने क्या कहा कि भैया हे मिस्टर एमआर, आप जाइए इस डॉक्टर के पास और इसको बोलिए कि ये डाबर कंपनी की मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेगा, ताकि जो भी पेशेंट लोग हैं वो पेशेंट लोग हमारी मेडिसिन खरीदेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है? लेकिन ये डॉक्टर आपके लिए काम क्यों करे भैया? तो इसके लिए डाबर कंपनी ने क्या किया, चलो मिस्टर एमआर आप एक काम करो,
ओ मिस्टर एमआर, इधर देखो, आप एक काम करो, जस्ट अ मिनट, एक मिनट के, कुछ हो गया स्क्रीन पे। हाँ, आप क्या करो, आप ये लीजिए, ये क्या है, ये है गिफ्ट, रोलेक्स की घड़ी है ये, इस गिफ्ट बॉक्स में रोलेक्स की घड़ी है। आप ये घड़ी, चलो घड़ी अच्छे से बना देता हूं मैं। उसने कहा आप ये घड़ी लो और ये घड़ी गिफ्ट कर दो किसको, डॉक्टर को। घड़ी की कीमत मान लीजिए 50,000 रुपए। तो अब अगर ये डॉक्टर को गिफ्ट मिल गया 50,000 रुपए का, डॉक्टर खुश, और डॉक्टर फिर क्या करेगा, डाबर की मेडिसिन ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। समझ में आपको? तो यहां पर इस डॉक्टर को क्या हो गया, इस डॉक्टर को क्या मिला, इसके प्रोफेशन के कारण एक गिफ्ट मिला। ओहो, तो भैया ये टैक्सेबल। क्या बात कर रहे हो, समझ में आपको? हालांकि आपको एक चीज और बता दूं, डॉक्टर लोगों के लिए रियलिटी में ऐसा तो होता नहीं है, बट मैक्सिमम केसेस में ये बोला गया है डॉक्टर लोगों के लिए कि हे डॉक्टर, आप ऐसे कोई दूसरी कंपनी अगर आपको कोई गिफ्ट दे रही है ना, आप उन गिफ्ट को एक्सेप्ट ना करें। क्योंकि वो कंपनी क्या करेगी, गिफ्ट दे के डॉक्टर को लालच देगी, और डॉक्टर उस लालच के चक्कर में कोई भी एरी गेरी कंपनी की मेडिसिन पेशेंट लोग को प्रेस्क्राइब कर देगा। ठीक है ना? तो इसीलिए डॉक्टर लोग का एथिक्स में लिखा हुआ है, आप ऐसे ले नहीं सकते। बट सच्चाई क्या है वो तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, इसके ऊपर हम कुछ ना बोले तो ही सही है। बट ये एग्जांपल लेने का पीछे मेरा मकसद ये था, आपको ये पॉइंट समझा सकूं। बहुत बार क्या होता है, कंपनी आपको टारगेट देती है। ये कंपनी है, ये कंपनी ने कहा कि चलो आप ये टारगेट अगर अचीव करते हो तो फिर आपको हम देंगे बैंकॉक 3 नाइट 4 डेज का एक पैकेज। तो यहां पर क्या मिला, एक बेनिफिट मिला। तो जितने का बेनिफिट मिला ये बिजनेस से ही मिला ना, ये पर्टिकुलर जो पर्सन था उसने उस टारगेट को अचीव किया, तो इस कंपनी ने इसको दिया, तो ये सारा का सारा बिजनेस रिलेटेड है। तो अगर ऐसा कुछ आपको बेनिफिट मिले तो वो भी आपका बिजनेस पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो आपका बिजनेस था, बिजनेस करने के लिए आपको ये मिला। इसको मैं अगर ऐसे गिफ्ट ना बोलूं, तो इसको ऐसे बोल देता हूँ इंसेंटिव। उसने कहा कि ऐसे बहुत सारा बिजनेस में होता है। एक एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल ये अमूल कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल अमूल कंपनी का और मेरा कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, आपको बता दूं मैं अमूल को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट खैर अमूल को प्रमोट करूंगा भी, इंडिया की कंपनी है, कोई कुछ दिक्कत की वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो अमूल कंपनी ने, अमूल के बहुत सारे क्या होते हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है ना, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। अमूल ने बोला कि चलो भैया, अगर आप 100 करोड़ का सामान अगर बेचते हो तो हम आपको 1% आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव देंगे। और ये होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 100 करोड़ का माल बेच दिया, तो उसको फिर क्या मिलेगा, 1 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा। और ये जो इंसेंटिव मिला ये इसको बिजनेस करने से मिला, तो देयरफॉर ये इंसेंटिव भी क्या हो जाएगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए नॉन कम्पीट फीस। अगर आप बिजनेस ना करो और हम आपको पैसे दें तो वो भी आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। समझ में आया? नॉन कम्पीट फीस मतलब पता है ना आपको? फॉर एग्जाम्पल ये है दुनिया का सबसे प्यारा शहर संबलपुर। यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रू एंड फेयर, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ट्रू एंड फेयर बेसिकली आपका अकाउंटिंग और टैक्सेशन, या बोलते हम टोटली बिजनेस कंसल्टेंसी एक फर्म है, ठीक है। तो ये यहां पर अच्छा खासा बिजनेस अपना कर रहा था। अब यहां पर क्या हो गया, एक और कंपनी आई, मान लो कंपनी का नाम है एबीसीडी। वो कंपनी यहां पर आई और यहां पर अपना एक बिजनेस करना चाहती है, और वो बिजनेस भी कैसा है, सेम इसी टाइप का है। तो ट्रू एंड फेयर ने बोला, ए मिस्टर एबीसी कंपनी सुनो, तुम ना मेरे साथ जो compete करने आए हो ना, तुम मेरे साथ compete मत करो,
नॉन कम्पीट, बदले में मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, तुम पैसे लो और निकलो यहाँ से, तुम यहाँ पर आके फालतू कंपटीशन क्रिएट मत करो। तो अगर ऐसे कुछ हो और इस वाले बिजनेस को अगर नॉन कम्पीट फी अगर कुछ मिले, तो ये बिजनेस को बिजनेस ना करने के लिए पैसा मिला, स्टिल ये पैसा आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए, इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। जी हाँ, मान लीजिए कि आपने आपके मेंबर लोग के लिए कुछ एक काम करके दिया और उससे आपको कुछ फायदा हुआ, ठीक है, तो वो भी आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अपने ही मेंबर लोग के लिए काम करती है, अपने ही मेंबर लोग को सर्विस देती है, तो उसी दौरान अगर उसको कुछ फायदा होता है तो वो सारा का सारा आपका जो है पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ट्रांसफर इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट एंड कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना, वो ट्रांसफर कहलाता है। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। आपके पास कुछ एक इन्वेंट्री थी, ठीक है, आपने उस इन्वेंट्री को क्या किया, कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, समझो और रियल एग्जांपल के साथ समझो। मान लीजिए आपकी एक गोल्ड ज्वेलरी की शोरूम थी, ठीक है, आपके पास करीबन 100 ग्राम गोल्ड के ज्वेलरी ऑर्नामेंट बचे थे एज ए स्टॉक, कुछ कान के झुमके थे, कुछ नेकलेस था, कुछ मांग टिक्का था, कुछ भी था। तो अब मान लो आपको आपकी ज्वेलरी शोरूम बंद करनी है, आप वो बिजनेस और नहीं करना चाहते, तो आप उस सारे ज्वेलरी ऑर्नामेंट को क्या करोगे, अपने घर ले जाओगे। एंड ज्वेलरी ऑर्नामेंट आर कैपिटल एसेट्स। जब तक दुकान थी तब तक वो स्टॉक इन ट्रेड था, लेकिन जब दुकान ही बंद हो गई तो वो क्या कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया आपका कैपिटल एसेट में। तो यहां पर ये बोल रहा है कि द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। जी हाँ, जिस दिन आपने इसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, उस दिन जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना, वो वैल्यू हम क्या मान लेंगे, वो वैल्यू आपका इनकम है बोल के हम मान लेंगे और उस वैल्यू को हम पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है भैया। उसके बाद अगर आपको आपके बिजनेस के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो या टर्मिनेशन कर रहे हो, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कंपनसेशन मिले, तो आपका क्या आ जाएगा, पीजीबीपी में आएगा। फॉर एग्जांपल ये ट्रू एंड फेयर एक कंपनी है, इसका एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ, कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, ठीक है। एबीसी कंपनी ने ट्रू एंड फेयर को एक ऑर्डर दिया कि हम आपसे 1 साल तक हम आपसे जीएसटी की सर्विस लेंगे, और ये एग्रीमेंट हुआ था पूरे 10 लाख रुपए का। यस, ट्रू एंड फेयर क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, तो 10 लाख रुपए का वो फीस लेगी एबीसी कंपनी से, इनका एग्रीमेंट हो गया। अब किसी कारण से एबीसी वाले ने क्या कहा कि भैया हम ये एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं, तो ट्रू एंड फेयर ने बोला भैया ऐसे थोड़ा ना होता है, अगर आप ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दो दिक्कत हो जाएगी, आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर आप इसको टर्मिनेट कर रहे हो तो भैया आपको इसके बदले मेरे को कम से कम आपको मेरे को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको कैंसिल कर लो। तो एबीसी कंपनी मान गया, उसने कहा कि भैया कहाँ अगर मैं काम ले लेता हूं तो मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, इट इज बेटर कि इसको 1 लाख दे दूं और इसको टर्मिनेट कर दूं। तो जो 1 लाख मिला, ये 1 लाख किसको मिला, ट्रू एंड फेयर को। तो ट्रू एंड फेयर के लिए ये 1 लाख रुपए क्या है, ये उसके लिए बिजनेस इनकम है और हेंस टैक्सेबल। एंड द लास्ट वन इज सेल ऑफ एसेट हुज होल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। जी हाँ, मतलब क्या, सेक्शन 35 एडी वाला बात आ जाओ, सेक्शन 35 एडी। इसके हिसाब से मान लो आपके पास कोई एक एसेट है, एसेट की कीमत थी 100 रुपए, और इनकम टैक्स ने कहा कि आप फर्स्ट ईयर में ही इसका पूरा 100 रुपए डेप्रिसिएशन दिखा दो, तो बैलेंस कितना था, 0। यानी कि अब आपके पास बुक वैल्यू कितनी बची, बुक वैल्यू 0, और आप अगर इस एसेट को अगर सेल करते हो तो ये सेल का जो पैसा आएगा ये आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया आपको। सो ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन 28। कल की क्लास में हम हमारे डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको आज की क्लास में कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। एनी डाउट्स? No doubt, sir.
Okay, then bye bye. See you tomorrow.